गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल इकोनॉमिक्स बाय मून सर में। विद्यार्थियों, मैं कहना चाहूँगा आपको कि चैनल को लाइक और सब्सक्राइब हैं वो रेगुलर करते रहें। उम्मीद है कि आप सभी विद्यार्थी वीडियोज देख रहे होंगे और उनसे संबंधित समस्याएं हैं उनसे आप मुझे अवगत करवाएंगे। विद्यार्थियों, कल अपनी चर्चा चल रही थी अदर फॉर्म्स ऑफ मार्केट के अंदर मोनोपोली की, एकाधिकारी बाजार के अंदर अपन ने एक फर्म है वो कैसे व्यवहार करती है, उसकी क्या विशेषताएं होती हैं और एकाधिकार की स्थिति में एक फर्म के लिए कुल आगम, औसत आगम और सीमांत आगम की प्रकृति कैसी होती है। विद्यार्थियों, आज हम बात करते हैं एकाधिकार की स्थिति में जो सबसे अहम विशेषता आती है कि एक एकाधिकारी है वह कीमत विभेद करता है, अर्थात अपनी ही एक ही प्रकार की वस्तु का वह विक्रेता भिन्न भिन्न कीमतें लेने के अंदर सक्षम हो जाता है। इसके लिए प्रोफेसर स्टिगलर कहते हैं कि एक जो एकाधिकारी विक्रेता होता है वो अपनी तकनीक के माध्यम से भिन्न भिन्न कीमतों पे इस तरीके से बेच देता है कि उसकी जो लागतें हैं वो सीमांत लागतों से भी कहीं अधिक उसको प्राप्त होती हैं। विद्यार्थियों, वह उन सीमांत लागतों से अधिक कीमतें या यूं कहें कि रेवेन्यू जुटाने में किस प्रकार वो सक्षम होता है उसकी चर्चा हम कीमत विभेद के तहत करेंगे, जिसमें जानेंगे कि वो परिस्थितियां क्या हैं जिन परिस्थितियों के अंदर एक एकाधिकारी अपनी वस्तु की कीमतें भिन्न भिन्न करने में सफल होता है। विद्यार्थियों, यहां पे हम इस चीज को समझें तो उसके लिए जो महत्वपूर्ण बात है वो समझनी अति आवश्यक है कि कोई एकाधिकारी अपनी वस्तु जो भी वो बना रहा है उसको किस आधार पर कीमत विभेद कर सकने में सक्षम होगा, तो उसके लिए दो शर्तें होना अनिवार्य है। पहली है बाजारों में भिन्नता हो और दूसरी है विभिन्न बाजारों में वस्तु की मांग लोच भिन्न भिन्न। यदि ये दो शर्तें पूरी होती हैं तो ऐसी स्थिति में एक एकाधिकारी है वह अपनी वस्तु की भिन्न भिन्न कीमतें ले सकता है। किंतु विद्यार्थियों, ये पूर्ण रूप से भी हम नहीं कह सकते कि ऐसा होगा तो ही कीमत विभेद होगा। जब एक ही बाजार होगा तो भी कीमत विभेद संभव है, किंतु उसमें डिपेंड करेगा कि उस वस्तु की प्रकृति कैसी है, क्योंकि वस्तु की प्रकृति है वो निर्भर करेगी कि एक ही बाजार के अंदर भिन्न भिन्न कीमतें हैं वो एक विक्रेता अपनी वस्तु की ले सकता है। जैसे हम कहें एक ही बाजार हो तो उसके लिए कि वस्तु ऐसी हो जिसकी पुनः बिक्री संभव नहीं। वस्तु की प्रकृति ऐसी हो कि उसको यदि किसी व्यक्ति विशेष द्वारा क्रय कर लिया जाता है तो ऐसी स्थिति के अंदर वो दोबारा से उस वस्तु को बेचने में सफल नहीं होगा। या
उस वस्तु का स्टॉक नहीं कर सकता, इकट्ठा करने में सक्षम नहीं हो, जिसका हम एग्जाम्पल ले सकते हैं विद्युत। विद्यार्थियों, बिजली है, उसकी यदि हम दरों की बात करें, क्योंकि बिजली को हम एकाधिकारी बाजार का एग्जाम्पल के रूप में ही ले रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में हम देखते हैं कि घरेलू जो उपभोग की दर है विद्युत की वो भिन्न है, व्यवसायिक प्रतिष्ठानों की विद्युत दर है वो अलग है, कृषि कार्यों में यूज की जाने वाली विद्युत की दरें अलग हैं। तो ऐसा इसलिए हुआ विद्यार्थियों कि यहाँ पर पुनः बिक्री की स्थिति नहीं है, क्योंकि वो व्यक्ति उसका स्टॉक नहीं कर सकता। यदि ऐसा होता है कि वस्तु की पुनः बिक्री हो सकती है या उसको इकट्ठा किया जा सकता है, तो ऐसी स्थिति में एक एकाधिकारी है, वो जिस व्यक्ति से उस वस्तु की कम कीमत वसूल करता है, वह व्यक्ति उस संपूर्ण वस्तु की पूर्ति को खरीद लेगा और खरीद कर वो खुद विक्रेता बनकर उसको उस कीमत पर बेचने का प्रयास कर सकता है। इसलिए एक ही बाजार में उस समय तक कीमत विभेद की स्थिति संभव नहीं हो सकती जब तक कि उस वस्तु का ये गुण उसमें नहीं हो कि उस वस्तु की पुनः बिक्री करना पॉसिबल नहीं है। तो ही एक बाजार के अंदर हम वस्तु के अंदर कीमत विभेद की बात कर सकते हैं। मूल रूप से हम बात करें कीमत विभेद उस समय लागू होता है जब बाजारों में भिन्नता होती है, अर्थात बाजार दूर दूर होते हैं। तो दूर दूर होते हैं विद्यार्थियों, तो ऐसी स्थिति में एक बाजार में कम कीमत और दूसरे बाजार में ज्यादा कीमत ली जा सकती है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति उस बाजार में यदि वस्तु कम कीमत पर खरीद के दूसरे बाजार में उस कीमत पर बेचना भी चाहेगा, तो ऐसी स्थिति में उसे प्रॉफिट नहीं होगा, क्योंकि उसे उस बाजार से उस वस्तु को दूसरे बाजार तक पहुंचाना होगा और उससे उसके लिए परिवहन लागतें उनको उठानी होंगी, जिससे कि उसकी लागतें हैं वो स्वतः ही बढ़ जाती है। और सामान्यतः इन बाजारों में जो भिन्नता के कारण कीमत विभेद होता है, उसकी एक वजह ये भी होती है कि जो उत्पादक है उसके पास जितना निकट बाजार होगा, तो उसके अंदर वो क्योंकि परिवहन की लागतें हैं, पहुंचाने की जो लागतें हैं, सुविधाएं हैं, उसको आसानी से मिलती हैं। ऐसी स्थिति में वो कम कीमत पर भी वस्तु बेच सकता है। किंतु यहाँ पे हम बात कर रहे हैं बाजारों में भिन्नता की। यदि बाजार में भिन्नता होती है तो ऐसी स्थिति में कीमत विभेद है वो संभव होगा। यदि बाजारों में भिन्नता नहीं होगी तो ऐसी स्थिति में कीमत विभेद कर पाना संभव नहीं होगा, क्योंकि ऐसी स्थिति में यदि एक ही बाजार में वो कीमत विभेद करता है तो जिस व्यक्ति से या जिस संस्था से या जिस इकाई से कम कीमत वसूल की जाती है, वह इकाई उस वस्तु की अधिकतम इकाइयां या संपूर्ण इकाइयां खरीदकर खुद विक्रेता बनकर उसको बेचने की प्रवृत्ति होगी। दूसरी बात है कि बाजार भिन्न भिन्न होना भी एकाधिकारी की दृष्टि से कीमत विभेद के लिए महत्वपूर्ण नहीं है, जब तक कि उन बाजारों में जो उस वस्तु की मांग की लोच है वो भिन्न भिन्न नहीं होगी। यदि दोनों ही बाजारों के अंदर, फॉर एग्जाम्पल अपन यूज कर रहे हैं कि दो ही बाजार हैं, तो दोनों ही बाजारों के अंदर यदि उस वस्तु की लोच है वो बराबर है, तो ऐसी स्थिति में जिस बाजार में वह अधिक कीमत पर प्रॉफिट कमाने का प्रयास करता है, उतना ही कम कीमत से उसको नुकसान हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में उसको न तो फायदा होता है, तो फायदा नहीं होता, तो ऐसी स्थिति में कोई एकाधिकारी है वो कीमत विभेद भी नहीं करेगा। किंतु दोनों ही बाजारों के अंदर भिन्न भिन्न लोच पाई जाएगी मांग की, तो ऐसी स्थिति में कीमत संभव होगा। और विद्यार्थियों यहां पर देखिए कि जिस बाजार में लोच अधिक होगी उस बाजार के अंदर एकाधिकारी है जिस बाजार में लोच है वो कम होती है, उस बाजार के अंदर एक एकाधिकारी कीमत बढ़ाकर प्रॉफिट कमाएगा। प्रॉफिट इसलिए होता है कि वो जिस अनुपात में इस बाजार के अंदर कीमत बढ़ाता है उससे कम अनुपात के अंदर उसकी वस्तु की जो बिक्री है वो कम होती है।
तो ऐसी स्थिति में उसका टोटल जो रेवेन्यू है वो बढ़ेगा। मान लीजिए कि कोई वस्तु इस बाजार के अंदर वो बेच रहा था, 100 इकाइयां बेच रहा था और कीमत वो ले रहा था 10 के बराबर। तो ऐसी स्थिति में उसको टोटल रेवेन्यू था वो 1000 के बराबर ही प्राप्त हो रहा था, किंतु जब कीमत को बढ़ा दिया गया और 11 कर दिया जाता है, यानी 10% इसकी ग्रोथ कर दी जाती है, तो ऐसी स्थिति में उस 10% या 20% जो भी उसमें ग्रोथ की गई उससे कम अनुपात में यहाँ पर परिवर्तन होगा और मान लीजिए कीमत बढ़ने से मात्रा है इसकी कम हो जाती है। तो ऐसी स्थिति के अंदर विद्यार्थियों टोटल उसका जो रेवेन्यू है वो 1045 के बराबर होगा और 1045 अर्थात यहाँ पे टोटल रेवेन्यू बढ़ रहा है, मात्रा घट रही है, किंतु जितनी प्राइसें यहाँ पर बढ़ाई जाती हैं उसकी तुलना में मात्राएं हैं वो कम मात्रा में प्रभावित होती हैं। तो जिस बाजार के अंदर लोच है ईपी लेस देन 1 होती है, 1 से कम होती है, उन बाजारों के अंदर एक एकाधिकारी है वो अपनी वस्तु की अधिक कीमत लेकर प्रॉफिट कमाता है, जबकि जिस बाजार के अंदर लोच है वो अधिक पाई जाती है, तो ऐसे बाजारों के अंदर एक उत्पादक कीमत को कम करके प्रॉफिट को प्राप्त करता है, क्योंकि यहां पर थोड़ी सी मात्रा में कीमत कम करने पर मात्रा के अंदर कीमत में थोड़ा सा बदलाव किया, जबकि बिक्री की मात्राएं हैं उनसे अधिक अनुपात में बढ़ जाती है, जिसके कारण एक उत्पादक है वो प्रॉफिट की स्थिति में आ जाता है। और चूंकि एक एकाधिकारी जो होता है वो केवल और केवल लाभ अधिकतम करने का प्रयास करता है और वो तभी संभव होता है, जैसे इसका एग्जाम्पल अपन लें कि 10 रुपए कीमत थी और मात्राएं उसकी 100 बिक रही थी, तो 1000 रेवेन्यू था, किंतु बाजार की जो मांग की लोच थी उस स्थिति के अंदर उस वस्तु की वो इकाई से अधिक होने के कारण यदि इस बाजार में कीमतें घटा दी जाएंगी तो क्वांटिटी है उस कीमत की अपेक्षा और अधिक अनुपात में बढ़ जाती है और उससे अधिक अनुपात में बढ़ेगी तो यहाँ टोटल रेवेन्यू है उसका बढ़ जाएगा। अर्थात दोनों ही बाजारों में जिस बाजार में लोच वस्तु की कम होगी उस बाजार में एक एकाधिकारी अधिक कीमत वसूल करता है, क्योंकि उस अधिक कीमत की वजह से मात्रा में कम बदलाव होता है, जिसके कारण भी उसका टोटल रेवेन्यू है वो बढ़ता है। और जिस बाजार में लोच वस्तु की कम होती है अधिक होती है उस बाजार के अंदर वो कीमतों को कम करके अधिक मात्रा बेचने में सक्षम हो जाता है उस कीमत में बदलाव की अपेक्षा। तो ऐसी स्थिति में भी उसका टोटल रेवेन्यू है बढ़ता है और जब दोनों ही स्थितियों में उसका टोटल रेवेन्यू है वो बढ़ेगा तो ऐसी स्थिति में वो अपने लाभ को अधिकतम कर सकने में समर्थ बनेगा और वो लाभ की स्थिति को प्राप्त करता है। तो इस तरीके से एक एकाधिकारी है वो दो बाजारों के अंदर भिन्न भिन्न लोच की स्थिति के अंदर अपने लाभ को अधिकतम कर लेता है और इन दो परिस्थितियों के अंदर एक एकाधिकारी वो कीमत विभेद कर सकने के अंदर सक्षम होता है। विद्यार्थियों कल हम अन्य बाजारों की बात कर रहे थे, उनमें से एक बाजार की हम चर्चा कर चुके कि एकाधिकार जो होता है उस एकाधिकार की स्थिति के अंदर एक एकाधिकारी है उसकी क्या विशेषताएं होती हैं, उसके लिए टोटल रेवेन्यू कैसा होता है, एवरेज रेवेन्यू कैसा होता है, मार्जिनल रेवेन्यू उसके लिए कैसा होता है और उसकी क्या क्या विशेषताएं होती हैं, उन समस्त की चर्चा हम कर चुके। अब विद्यार्थियों हम बात करते हैं नंबर 2 कंडीशन अपूर्ण प्रतियोगिता की। विद्यार्थियों यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि अपूर्ण प्रतियोगिता का संबंध है वो पूर्ण प्रतियोगिता और एकाधिकार दोनों की स्थिति से है, क्योंकि अपूर्ण प्रतियोगिता के बारे में प्रोफेसर श्रीमती जॉन रॉबिन्सन है, उनकी पुस्तक है अपूर्ण प्रतियोगिता का अर्थशास्त्र।
प्रतियोगिता का अर्थशास्त्र। और प्रोफेसर चेम्बरलिन हैं, उन्होंने अपनी पुस्तक लिखी है एकाधिकारिक प्रतियोगिता का सिद्धांत। एकाधिकारिक प्रतियोगिता का सिद्धांत, चेम्बरलिन। ये जो रचनाएं की गई, इन रचनाओं में बताया गया कि जो दो बाजारों की स्थिति हमने ली, चाहे पूर्ण प्रतियोगिता की हमने बात कही, चाहे एकाधिकारिक प्रतियोगिता की बात कही या एकाधिकारी बाजार की बात कही, ये दोनों ही स्थितियां बड़ी बड़ी ही क्रिटिकल स्थितियां हैं जो कि वास्तविक जीवन में सामान्य स्थिति में लागू होना पॉसिबल नहीं है। क्योंकि ये पूर्ण प्रतियोगिता के लिए हमने पूर्ण प्रतियोगिता में बात की कि ये अव्यवहारिक है, क्योंकि कोई भी वस्तु ऐसी नहीं हो सकती जो कि समरूप हो, उनमें किसी न किसी रूप में विभेद अवश्य ही पाया जाता है, चाहे वो उसकी क्वालिटी से रिलेटेड ही क्यों ना हो। जबकि एकाधिकार के अंदर हमने जाना कि उसकी स्थिति ऐसी है कि वो एकाधिकारी प्रवृत्ति है वो सामान्य बाजार के अंदर देखने को शायद नहीं मिली। वो तब संभव है जबकि कोई व्यवसाय या कोई वस्तु का निर्माण है वो सरकार के द्वारा ही किया जाता है और उस पर इतना अधिक प्रतिबंध होता है जिसके कारण दूसरा उस वस्तु विशेष का उत्पादन कर सकने में समर्थ नहीं होता। तो ऐसी स्थिति में तो पॉसिबिलिटी है कि वैसा संभव है, लेकिन हम इतना भी नहीं कह सकते कि एकदम वैसा ही होता है, क्योंकि प्रत्येक वस्तु का कोई ना कोई स्थानापन्न कहीं ना कहीं से मिल ही जाता है। जैसे हमने एग्जांपल लिया था विद्युत। अब विद्युत के बहुत सारे स्रोत हो सकते हैं और बहुत सारे स्रोत हो सकते हैं, तो बहुत सारे उसके उत्पादक भी हो सकते हैं। अब बात आती है कि वो कौन से में कॉस्ट कम आती है, कौन से कॉस्ट ज्यादा आती है, लेकिन बात ये है कि वस्तु तो बनाई जाती है। तो ऐसी स्थिति में हम उसको एकाधिकार कहें वो भी संभव नहीं है। दूसरा हम एग्जाम्पल ले सकते हैं कि रेलवे है, रेलवे एकाधिकारी है, सरकार के द्वारा इसको चलाया जाता है, लेकिन जो रेलवे काम करता है उतना काम क्या हम दूसरे विकल्प से नहीं ले सकते? चलो अपने पास हो सकता है कि जो रेलवे है वो तो गवर्नमेंट चलाती है, लेकिन रेलवे या तो माल परिवहन का काम करता है या यात्री परिवहन में काम आता है। तो ऐसी स्थिति में माल परिवहन और यात्री परिवहन केवल रेलवे से ही नहीं होता, इसके अलावा विकल्प भी है, हवाई जहाज से भी होता है, जहाज रानी से भी होता है, और अपने जैसे ट्रक हैं, लोकल जो परिवहन जिसको हम कहते हैं, उनके माध्यम से भी माल का आयात निर्यात अपन करते हैं या एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाते हैं। साथ यात्री भी इनके द्वारा एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाए जाते हैं। तो हम नहीं कह सकते कि वो भी पूर्ण रूप से एकाधिकार वाली स्थिति होगी। जब ऐसी स्थिति होती है तो बाजार की स्थितियां हैं इन दोनों से मिलती जुलती होती है, और उन्हीं मिलती जुलती स्थितियों को प्रोफेसर जॉन रॉबिन्सन और चेम्बरलिन के द्वारा अपनी पुस्तकों, रॉबिन्सन ने पूर्ण प्रतियोगिता का अर्थशास्त्र और चेम्बरलिन की एकाधिकारी प्रतियोगिता का जो सिद्धांत है इसके अंदर बताया है। और हम पूर्ण प्रतियोगिता की स्थिति के अंदर दो प्रकार की सिचुएशंस की चर्चा करेंगे, जिसमें पहली है एकाधिकारात्मक प्रतियोगिता। विद्यार्थियों, एकाधिकारात्मक प्रतियोगिता का ऐसा लक्षण है जिसके अंदर हम देखते हैं कि पूर्ण प्रतियोगिता और एकाधिकार की स्थिति में बाजार की जो परिस्थितियां अध्ययन की हैं उनका मिश्रण रूप है वो एकाधिकारात्मक प्रतियोगिता में हमें देखने को मिलता है। जैसा कि प्रोफेसर चेम्बरलिन ने भी कहा है कि जो एकाधिकारात्मक प्रतियोगिता है वो वास्तविक जो परंपरागत अपनी विचारधारा थी उस अर्थशास्त्र का ही एक अंग है, जिसमें व्यक्तिगत जो कीमतों की हम बात करते हैं, जो कि प्रतियोगिता के अंतर्गत या एकाधिकार के अंतर्गत जिनकी व्याख्या की गई
उनके विपरीत इनका विचार है कि अधिकांश स्थितियों के अंदर, जैसे हमने कहा कि पूर्ण प्रतियोगिता में कीमत का निर्धारण कोई फर्म है वो कर ही नहीं सकती, जबकि एकाधिकार की स्थिति के अंदर हमने देखा कि एक फर्म है वो पूर्ण रूप से कीमत पर नियंत्रण रखती है। तो चेम्बरलिन कहते हैं कि ये जो दोनों परिस्थितियां हैं जिनके अंदर हम कीमत की बात करते हैं, तो ये संभवतया हमेशा सही नहीं है, सत्य नहीं है। ये स्थिति केवल इन दोनों परिस्थितियों के मिश्रण की स्थिति है, अर्थात ऐसी अवस्था जिसके अंदर पूर्ण प्रतियोगिता और एकाधिकार दोनों के ही कोई लक्षण है वो देखने को मिलते हैं या पाए जाते हैं, तो उस अवस्था को एकाधिकारात्मक प्रतियोगिता की स्थिति चेम्बरलिन के द्वारा कही गई है। या सामान्य स्थिति में हम कह सकते हैं कि इन दोनों बाजारों की जो मध्यस्थता की स्थिति है, उस मध्यस्थता की स्थिति वाली जो कंडीशन है उसी को हम क्या कहेंगे, एकाधिकारात्मक प्रतियोगिता कहेंगे। अब विद्यार्थियों यहाँ पे हमने कहा कि इन दोनों ही बाजारों के बीच की जो सिचुएशन है उस सिचुएशन को हम क्या कहेंगे, एकाधिकारात्मक प्रतियोगिता। और एकाधिकारात्मक जो प्रतियोगिता है, यदि बीच की इनके दोनों के मिश्रण की स्थिति है, तो ऐसी स्थिति में इसकी विशेषताओं की यदि हम चर्चा करें तो उस विशेषताओं में कुछ विशेषताएं हैं वो पूर्ण प्रतियोगिता के अकॉर्डिंग है, तो कुछ विशेषताएं हैं वो एकाधिकार के अकॉर्डिंग आती है। अब हम बात करते हैं एकाधिकारात्मक प्रतियोगिता की स्थिति के अंदर कि एक फर्म है, उत्पादक है या बाजार है, तो उसके अंदर इस प्रतियोगिता की क्या क्या विशेषताएं होंगी। अब विद्यार्थी यहां पे हमें पहली विशेषता की हम बात करते हैं, अधिक फर्म। क्योंकि यही विशेषता है विद्यार्थियों हमने पूर्ण प्रतियोगिता के अंदर भी पढ़ी है, और उस पूर्ण प्रतियोगिता की स्थिति में भी फर्मों की संख्या अधिक हमने बताई, और वहां पर भी देखा कि बाजार में बहुत सारी फर्में हैं वो मिलकर उद्योग का निर्माण करती हैं, और उस बाजार के अंदर या उद्योग के अंदर जो समस्त फर्मों के द्वारा की गई पूर्ति होती है, उस पूर्ति में एक फर्म का जो अंश होता है वो अति अल्प होता है। तो विद्यार्थी जो स्थिति पूर्ण प्रतियोगिता की स्थिति में थी, वही स्थिति यहां पर एकाधिकारात्मक बाजार की स्थिति के अंदर भी है कि यहां फर्में अत्यधिक हैं। तो ऐसी स्थिति में सभी फर्मों द्वारा जो उत्पादन होता है, उन उत्पादनों की यदि टोटल की हम बात करें तो उस उत्पादन के अंदर एक फर्म का जो उत्पादन का अंश है वो काफी अल्प है, और इस काफी अल्प होने की वजह से ये फर्म है वो कीमत को प्रभावित कर सकने के अंदर सक्षम नहीं है, क्योंकि इस फर्म का इतना बड़ा आकार नहीं है, ना ही इसमें इतनी अधिक मात्रा में पूंजी लगी होती है कि जिसके कारण यह टोटल जो पूर्ति हो रही है बाजार के अंदर इन समस्त फर्मों के द्वारा, जो एकाधिकारी फर्में हैं उनके द्वारा की जा रही है, तो उसको प्रभावित करने की स्थिति के अंदर कोई भी फर्म एकाधिकारात्मक की स्थिति में नहीं होती। दूसरी इसकी खास विशेषता जो है वो है विभेदीकृत वस्तुएं यहां पे पाई जाती है। विद्यार्थियों हमने देखा पूर्ण प्रतियोगिता के स्थिति के अंदर वस्तुओं की स्थिति थी वो समरूप थी, अर्थात दोनों जो फर्में हैं या दो से अधिक जितनी भी फर्में थी उन फर्मों द्वारा बनाई गई वस्तुएं एक जैसी थी, किंतु यहां पर जो एकाधिकारात्मक की स्थिति होती है उसके अंदर फर्में तो अधिक होती हैं, प्रतिस्थापक वस्तु का निर्माण भी करती हैं, जो मिलती जुलती वस्तुएं होती हैं, लेकिन वो एक जैसी नहीं होती हैं। अर्थात उसके अंदर एक उत्पादक है वो कई प्रकार से परिवर्तन कर देता है। जैसे हम बात करें कि किसी वस्तु का रंग, रूप,
आकार, प्रकार, पैकिंग आदि। अर्थात इस स्थिति के अंदर एक उत्पादक अपनी वस्तु को श्रेष्ठ करने के लिए, उस वस्तु को दूसरे से अच्छा दिखाने के लिए या अलग दिखाने के लिए उसके रंग में परिवर्तन कर सकता है, उसका जो रूप आकार है उसमें परिवर्तन कर सकता है, पैकिंग है वो बदल सकता है और उस रूप में उस वस्तु को वो दूसरे वस्तु की तुलना में भिन्नता वाली या भिन्न वस्तु के रूप में प्रदर्शित करने में सफल हो जाता है। विद्यार्थी, दूसरी स्थिति आती है कि पेटेंट का अधिकार और ट्रेडमार्क की स्थिति में भी स्थिति के अंदर भी कोई वस्तु है वो विभेदीकृत हो जाती है या बनाने में सफल हो जाता है। जैसे हम बात करें पेटेंट की, तो हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड है, उसके पास पेटेंट है, डेल है उसके पास पेटेंट है, रिलायंस है उसके पास पेटेंट है। तो ऐसी स्थिति के अंदर उनके द्वारा वस्तुएं जो निर्मित हो रही हैं वो उन्हीं के नाम से बिक रही है, अर्थात वैसी वस्तु दूसरी है नहीं है, लेकिन वो दूसरे रूप के अंदर है, दूसरे आकार, प्रकार, पैकिंग के अंदर है। तो ऐसी स्थिति के अंदर वो पेटेंट के रूप में भी अलग हो जाती है। ट्रेडमार्क के रूप में जैसे हम बात करें कोलगेट की बात करें, पेप्सोडेंट की बात करें, पतंजलि की बात करें, तो ये सारे के सारे ट्रेडमार्क है जो ट्रेडमार्क के आधार पर वस्तु की बिक्री होती है, जिसके अंदर एक ट्रेडमार्क करने वाला या निर्माण करने वाली जो फर्म होती है वो अपनी वस्तु को दूसरे की अपेक्षा श्रेष्ठ साबित करने में सफल होती है। और तीसरी जो स्थिति है वो है विज्ञापन और प्रचार के द्वारा भी विभेदीकृत। विज्ञापन व प्रचार, विद्यार्थियों ये एक स्थिति ऐसी स्थिति है कि जो प्रत्येक जो क्रेता होता है उस पर प्रभाव डालने के अंदर महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है और जिसके अंदर विज्ञापन को इस तरीके से बनाया जाता है प्रमुख के द्वारा कि वो अधिकतम उपभोक्ता के मानसिक संतुलन पर को कंट्रोल कर सके और उसको ये प्रतीत हो कि जो वस्तु यहाँ पे इस विज्ञापन में दिखाई गई है इससे श्रेष्ठ कोई दूसरी वस्तु बाजार में उपलब्ध नहीं है। तो इस कारण भी एक जो क्रेता होता है वो उस वस्तु को दूसरी वस्तु से भिन्न समझने का प्रयास करता है। इसके अलावा चौथी स्थिति होती है कार्यशैली और साख सुविधाओं में अंतर। सुविधाओं में अंतर, विद्यार्थी यहाँ पे ये समझ लेना जरूरी है कि कार्यशैली का मतलब है कि एक उत्पादक है, एक जो फर्म है वो किस तरीके से अपनी बनी हुई वस्तु का विक्रय कर देती है। जैसे मान लीजिए कि कोई वस्तु है और उसके अंदर पर बाजार में उसको खरीदने के लिए जाते हैं, तो ऐसी स्थिति के अंदर उसका जो विक्रेता होता है रिटेल बाजार के अंदर, वो विक्रेता उसके बारे में अपने को संपूर्ण जानकारी है वो सामान्य स्थिति के अंदर उपलब्ध करवाता है। उसमें मिलने वाली सुविधाएं हैं उन सुविधाओं के बारे में अपने को जानकारी देता है। जैसे मान लीजिए कि कोई इलेक्ट्रॉनिक सामान है अपन खरीद रहे हैं और उसके अंदर कहता है यदि 6 महीने के अंदर किसी प्रकार की कोई समस्या आती है तो ऐसी स्थिति में हम आपकी जो समस्या है वो निःशुल्क रूप से दूर करेंगे, या फिर साथ सुविधाएं कि किसी व्यक्ति विशेष के पास किसी वस्तु को खरीदने के लिए एक समय के अंदर यदि पूर्ण भुगतान वो नहीं दे सकता है तो ऐसी स्थिति में उसको ऋण की सुविधा उपलब्ध करवा देना या किस्तों के माध्यम से उस वस्तु का भुगतान प्राप्त करना आदि सुविधाएं करके भी कोई एक उत्पादक अपनी वस्तु को दूसरी वस्तु की तुलना में विभेदीकृत करने में सफल हो जाता है। और इस विभेदीकरण के कारण बाजार है, उस बाजार के अंदर जो मांग वक्र उस वस्तु का बनता है वो लोचदार स्थिति का होता है।
मांग वक्र है एकाधिकारात्मक प्रतियोगिता में वो लोचदार स्थिति में होता है, अर्थात लोच है इकाई से अधिक होती है, और इकाई से अधिक वाली स्थिति के अंदर यदि हम मांग वक्र की बात करें तो वो कम ढाल वाला होगा। कम ढाल वाला मांग वक्र ये बताता है कि यहां पर कीमत में थोड़ा सा बदलाव करके ये फर्में अपनी अधिक मात्रा बेचने में सफल हो जाती हैं। उसके पीछे सभी कारण है, वो एक साथ काम करते हैं, कीमत भी कम होती है और साथ में उस वस्तु का विभेदीकृत भी होना होता है, क्योंकि पूर्ण प्रतियोगिता के अकॉर्डिंग यदि समरूप वस्तु ही होती तो उसके लिए कीमत को कम करना या अधिक करना एक उत्पादक के हाथ में नहीं होता, और ना ही वो उस स्थिति के अंदर प्रॉफिट प्राप्त कर सकता था। लेकिन यहाँ पे वस्तु विभेदीकृत है, इसलिए यह उत्पादक उस वस्तु विशेष की कीमतों में कुछ बदलाव करने में सफल हो जाता है। और ऐसी स्थिति में जैसे ही ये बदलाव करता है तो चूंकि वस्तुएं समरूप तो नहीं है लेकिन निकट स्थानापन्न जरूर है, तो ऐसी स्थिति में जैसे ही इसकी थोड़ी सी कीमत कम होती है तो वो उपभोक्ता भी इस वस्तु को खरीदने लगते हैं जो कि किसी दूसरी फर्म द्वारा निर्मित वस्तु को खरीदते हैं। तो ऐसी स्थिति में थोड़ी सी कीमत में बदलाव के कारण अधिक मात्रा में इसकी मांग है वो बढ़ जाती है, और इसी कारण इस बाजार की स्थिति के अंदर जो मांग वक्र होता है उसकी लोच है ईपी ग्रेटर देन 1 पाई जाती है। विद्यार्थियों, समय को मद्देनजर रखते हुए वीडियो कुछ बड़ा बन रहा है, तो ऐसी स्थिति में इसके आगे की जो विशेषताएं हैं उन पे चर्चा हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर करेंगे। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद। चलते चलते कहूँगा अपने वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें, और उन विद्यार्थियों तक भी इसको जरूर पहुँचाएं जिन तक इनकी पहुँच नहीं हो सकी है, जिनको आवश्यकता है। आवश्यकता वाले बच्चों तक ही ये चीज़ें जरूर अवश्य आपके द्वारा पहुँचाई जानी चाहिए। कोविड का ख्याल रखें, मास्क हमेशा लगाए रखें, पर्याप्त दूरी बीच में बनाए रखें जिसको सोशल डिस्टेंसिंग हम कह रहे हैं, और हाथों को साबुन या सैनिटाइज से सैनिटाइज करते रहें। धन्यवाद।